कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई 3 घड़े। हीरापुर नाम के गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती राधा के साथ रहा करती थी। राधा 10 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तभी से शांता उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। शांता की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे अब ज्यादा काम नहीं होता था। फिर भी अपनी पोती की पढ़ाई के लिए शांता काम किया करती थी। एक दिन शांता राधा से, राधा थोड़ा पानी तो लाना। ये लो दादी पानी। क्या हुआ दादी, तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। बिटिया, अब बुढ़ापे की वजह से बहुत थकान महसूस होती है। अब मुझसे काम नहीं होता। दादी, मैं बड़ी बन के जब डॉक्टर बनूंगी तो मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी, तब तुम आराम करना। शांता उसकी बातों पर हंसती है और राधा को गले लगाकर कहती है, तू बड़ी बन के जब डॉक्टर बन जाएगी तब गरीबों की खूब सेवा करना। हाँ दादी। ऐसे ही राधा और शांता के दिन आराम से बीत रहे थे। तभी एक दिन शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। शांता को बहुत तेज बुखार होने के कारण उसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। उसकी ये हालत देख राधा शांता से, दादी आपको कितना बुखार है, आप ये दवाई लो और आराम करो। काम पर कौन जाएगा राधा, मुझे उठने दो। दादी, मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं आपका काम करने जाया करूँगी। राधा, तुम इतना सारा काम कैसे करोगी? तुम्हें तो सारे काम भी नहीं आते। दादी, मैं सब काम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। ठीक है राधा। अगले दिन राधा काम करने के लिए चली जाती है। तभी राधा मालकिन से, मालकिन, आज से मेरी दादी की जगह मैं काम करने आया करूँगी। ठीक है, आज से तुम काम शुरू कर दो। जी मालकिन, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें कपड़े, बर्तन, झाड़ू लगाना, ये सब काम करने पड़ेंगे। सब काम अच्छी तरह से करना। जी मालकिन। ऐसा कहकर राधा काम करने लग जाती है। घर का सारा काम करते करते वो बहुत थक जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद मालकिन उसके हाथ में 100 रुपए की नोट रखती है और कहती है, राधा ये लो, आज के तुम्हारे काम के पैसे। मालकिन, इतने ही? दादी को तो आप ज्यादा पैसे देती थी। क्योंकि तुम्हारी दादी काम भी उतना साफ सुथरा किया करती थी, इसीलिए तुम्हें इतने ही रुपए मिले। राधा चुपचाप वहां से पैसे लेकर चली जाती है। राधा हर रोज अपना काम करके बहुत थक जाया करती थी। थकावट की वजह से राधा की पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी। ये सब देख दादी बहुत दुखी होती थी। एक दिन राधा काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी उसे चक्कर आने की वजह से राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस रास्ते से बहुत लोग आ जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अकेली इस पेड़ के नीचे बैठी हो? राधा उस बूढ़े आदमी को देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ बाबा, थोड़ी चक्कर आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। बूढ़े आदमी ने अपने पास के घड़े से थोड़ा पानी राधा को पीने के लिए दिया। राधा ने घड़े में से पानी पी लिया और उसे कहने लगी, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बेटी, ये घड़ा तुम रख लो, ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। ये घड़ा मेरी क्या सहायता करेगा बाबा? बेटी, ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये घड़ा सच में जादुई है? हाँ बेटी, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम इस घड़े को संभाल कर रखना। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और राधा घड़ा लेकर अपने घर चली आती है। घर आते ही राधा दादी को घड़ा दिखाती है और उससे कहती है कि दादी, मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने ये घड़ा दिया है। ये घड़ा जादुई है, इससे मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। राधा, सच में ये घड़ा जादुई है? हाँ दादी, चलो मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस घड़े से खाना मांगती है। हे जादुई घड़े,
मुझे मेरे लिए और मेरी दादी के लिए खाना चाहिए। ऐसा कहते ही राधा के सामने खाने के पकवान थालियों में सज कर आ जाते हैं। उन्हें देख राधा और दादी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन राधा और दादी भर पेट खाना खाते हैं और रात के समय उस घड़े के पास राधा जाकर, हे जादुई घड़े, मुझे इस जादुई घड़े जैसे और 2 जादुई घड़े चाहिए जो हमारी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर राधा सो जाती है। सुबह उठकर राधा जब देखती है तो उसके सामने जादू के 3 घड़े थे। एक घड़े में सोना, दूसरे घड़े में चांदी के सिक्के और तीसरा घड़ा मोतियों से भरा हुआ था। ये सब देख राधा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से राधा ने बाहर काम करना छोड़ दिया। अपनी दादी के साथ राधा अब खुशी खुशी रहा करती थी। राधा अब पढ़ाई बहुत मन लगाकर किया करती थी और गरीबों की सहायता भी किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। श्यामपुर नाम के नगर में रमा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु किस्म की थी। उसके पड़ोस में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों कुछ न कुछ कारण से एक दूसरे से मिला करती थी। वो एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी। बाजार में अगर जाना हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। रमा का पति सुमित बैंक में मैनेजर था और सुधा का पति संदीप एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। दोनों भी अच्छे पड़ोसी थे। एक दिन रमा सुधा से, सुधा कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रमा, क्या कह रही हो? सुधा, मैं बाजार जाने वाली हूँ, तुम भी मेरे साथ बाजार आओगी? रमा, मुझे भी थोड़ी सब्जियाँ लानी है, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। कब जाना है? शाम के समय बाजार जाकर आएंगे। ठीक है। चलो फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर रमा अपने घर चली जाती है और सुधा अपना काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब शाम को दोनों भी साथ में बाजार चली जाती है और दोनों सब्जियां खरीदकर घर चली आती है। अब एक दिन सुधा की बच्ची श्वेता को बहुत तेज बुखार आता है तो सुधा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाते ही श्वेता का इलाज शुरू हो जाता है। सुधा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? इसे इतना तेज बुखार क्यों आया है? ज़रा देखिए ना। मुझे चेक करने दीजिए। डॉक्टर श्वेता को चेक करते हैं और बताते हैं कि मैडम, इसे तेज बुखार होने के कारण हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा, तभी हम इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और इनकी तबीयत में सुधार ला पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ। ऐसा कहकर सुधा श्वेता को एडमिट करवा देती है और बाहर अपने पति के साथ इंतजार करती है। अब कुछ समय में रमा भी सुधा की बच्ची को देखने चली आती है। तभी रमा सुधा से, सुधा, अब कैसी तबीयत है श्वेता की? मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ चली आई। रमा, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एडमिट करवा दीजिए, तभी उसके तबीयत में सुधार आ जाएगा। श्वेता को अब एडमिट करवाया है तो तुम यहीं रुको, मैं तुम दोनों का टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रमा, रहने दो, मैं घर आकर बनवा लूँगी। अरे मैं अभी थोड़ी देर में बनवा के लाती हूँ, तुम यहीं रुको श्वेता के साथ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा घर चली जाती है। घर जाते ही रमा टिफिन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपने पति के साथ टिफिन भिजवा देती है और वो घर के काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में सब्जियां ही नहीं है। वो बाजार जाकर सब्जियां लेने चली जाती है। तभी बाजार में एक बूढ़ी औरत मटर बेच रही थी। वो बूढ़ी औरत, मटर ले लो मटर। बेटी, ताज़े मटर है, तुम ले लोगी तो मेरे सारे मटर खत्म हो जाएंगे। माँ जी, मुझे 1 किलो मटर दे दीजिए। अभी देती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को 1 किलो मटर नाप के देती है। रमा मटर और कुछ सब्जियां लेकर घर चली आती है। तभी रमा सारी सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा मटर छीलने बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके मटर के दाने पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। वो सभी मटर के दाने निकाल कर देखती है तो उसे सारे मटर के दाने एक जैसे ही दिखते हैं और सभी दाने पीले रंग के होते हैं। रमा वो दाने हाथ में उठाकर देखती है तो उसे लगता है कि ये दाने सोने के हैं। ये मटर के दाने सच में सोने के तो नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मटर सोने के हैं। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा।
रमा ऐसा सोच ही रही थी, तभी रमा का पति सुमित घर में आ जाता है और देखता है कि मटर के दाने पीले रंग के हैं। तभी वो रमा से, अरे रमा, इन मटर के दानों को तुमने क्या किया है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैंने इन्हें कुछ नहीं किया है, ये सोने के मटर के दाने हैं जो कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ये सोने के दाने हैं, मुझे देखने दो। ऐसा कहकर सुमित वो मटर के दाने देखता है और बोलता है कि रमा, सच में ये सोने के दाने हैं। ये मिलने की वजह से हमारी किस्मत चमक उठी है। ये अब मैं अलमारी में रख देता हूँ। ऐसा कहकर सुमित सारे मटर के दाने अलमारी में रख देता है। अब ये खबर सारे गांव में पहुंच गई थी कि रमा को बाजार में एक बूढ़ी औरत ने सोने के मटर बेचे। अब सभी लोग बाजार में जाकर सोने के मटर मिलते हैं क्या देख रहे थे, मगर उन्हें किसी को भी सोने के मटर नहीं मिलते। उसी बीच सुधा की बच्ची की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब सुधा को हर रोज़ ढेर सारे पैसे लग रहे थे। एक दिन सुधा रमा से, अरे रमा, श्वेता को बहुत पैसे लग रहे हैं, मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं? ये भी पैसों का देख रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास के सब पैसे खत्म हो गए हैं, मैं अब क्या करूं रमा? अरे सुधा, तुम मायूस मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। और हम है ना, तुम सिर्फ श्वेता की ओर ध्यान दो, बाकी का हम सब देख लेंगे। रमा सोच में डूब जाती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। वो घर आकर सुमित से पूछती है कि अजी, मैं सोच रही थी कि अगर हम सुधा बहन को थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा होगा, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे तुम सही कह रही हो, मगर हम इतने पैसे कहाँ से लाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अजी, मेरा ऐसा विचार है कि हम हमारे पास के थोड़े सोने के मटर अगर सुधा को दे दे तो उसकी मदद हो जाएगी। तुम ऐसा ख्याल मन में भी नहीं लाना, समझी? वो मटर के दाने हमारे हैं, हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। जी ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने चली जाती है, मगर उसके मन में सुधा को मदद करने की चाह थी। रमा मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। रमा खुद से ही, अगर मैं इस मटर के दाने को सुनहरा कलर दूँ तो असली और नकली का फर्क ही नहीं पता चल पाएगा और सुधा की मदद भी हो जाएगी। ऐसा मन में सोचकर रमा बाजार चली जाती है और वहां से कलर खरीद लाती है। घर आकर उन सोने के मटर में से कुछ दाने निकालकर उसमें हरे मटर के दाने सुनहरे रंग के करके उस सोने के मटर में डाल देती है और कुछ सोने के मटर निकालकर अपने बैग में भर लेती है और टिफिन लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर रमा सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन लाया है, तुम सब खाना खा लो और ये लो सोने के मटर के दाने, इससे तुम श्वेता का इलाज करवा सकती हो। अब तुम्हारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अरे रमा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लिया होता। तुमने खामखा खुद को तकलीफ दी। अरे सुधा, दोस्त ऐसे समय में ही तो काम आते हैं। अब तुम कुछ मत कहो, ये सोने के मटर ले लो और श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवा लो। हाँ रमा, तुम मेरी सच में अच्छी सहेली हो जिसने मेरी ज़रूरत के समय मदद की। ऐसा कहकर सुधा और रमा गले लग जाती है। अब सुधा श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवाती है और कुछ दिनों बाद श्वेता अच्छी होकर घर वापस आ जाती है। अब सुधा और रमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की ज़रूरत के समय हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें। मुंबई नाम के शहर में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती। सिया के माँ का नाम था रेवती और पिताजी का नाम था रमेश। दोनों को एक ही लड़की होने के कारण बहुत लाड़ प्यार में उसे पाला था। उसकी एक भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहा करती थी। सिया अब कॉलेज में जाने लगती है। उसके कॉलेज में बहुत से उसके दोस्त थे, वो उनके साथ हमेशा वक्त बिताया करती थी। एक दिन रमेश के घर सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। पंडित जी रमेश से, रमेश जी, मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है, क्या आप सिया बेटे की शादी करना चाहोगे? अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार सिया से पूछना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए सिया बेटिया से। जी पंडित जी, मैं सिया से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है रमेश जी, मैं चलता हूँ, आप सिया बिटिया से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जी पंडित जी।
पंडित जी लड़के का फोटो रमेश के हाथों में देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रमेश उस फोटो को देखता है तो उसे वो लड़का बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में सिया घर आ जाती है। तभी उसके पिताजी सिया से, बेटी सिया, आज जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ पिताजी, कॉलेज में 2 लेक्चर ऑफ थे तो मैं घर चली आई। सिया, मैं तुमसे आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है वो मुझे बताना। बात क्या है पिताजी, आप पहले बताइए तो। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है। सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। पिताजी अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। बेटी सिया, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटी, तुम्हारे पिताजी सच कह रहे हैं। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी मानो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आप मेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। रमेश पंडित जी को फोन करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद सिया की शादी अर्जुन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अर्जुन घर का अच्छा लड़का होने के कारण उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। अब सिया नए घर में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। अर्जुन के साथ सिया बहुत ही खुश थी। उसके घर में उसके साथ उसकी सास रहा करती थी। सास का नाम था निर्मला। निर्मला मन की बहुत ही अच्छी औरत थी, मगर उसे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिया को खाना बनाना थोड़ा बहुत आने के कारण सिया थोड़े बहुत खाने के व्यंजन बनाया करती थी। उसको वही व्यंजन बनाते देख एक दिन उसकी सास, बहू, आज दूसरा पदार्थ बनाकर देखो ना। वही खाना खा खा के पक गए हैं। कुछ नया बनाओ ना। जी माँ जी, बनाती हूँ। ऐसा कहकर सिया नए पदार्थ कैसे बनाते हैं ये यूट्यूब पर देखकर बनाती है। उसके हाथ के पदार्थ को इतना स्वाद होता है कि उसने बनाए हुए पदार्थ सभी को पसंद आते हैं। अर्जुन सिया से, सिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। हाँ बहू, सच में बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सिया, क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, सच में मेरे भाग खुल गए हैं जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। ऐसा कहकर सिया अपना काम करने किचन में चली जाती है। उस रात अर्जुन सिया के लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आता है और सिया को देता है। सिया अर्जुन से, ये आप इतने सारे चॉकलेट किसके लिए लेकर आए हैं? सिया, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। सच में? सिया चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अर्जुन से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है? बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा तो मैं चॉकलेट लेकर आ गया। उस रात सिया ने सारे चॉकलेट खाकर खत्म कर डाले। अब अर्जुन उसे हर रोज चॉकलेट लाया करता था। वो चॉकलेट लाता और सिया एक ही घंटे में खाकर खत्म कर डाला करती थी। अर्जुन हमेशा ऑफिस से आते समय चॉकलेट लेकर आया करता था। उसी वजह से सिया का वजन धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। ऐसे में ही उनके शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। एक दिन अर्जुन की मामी अर्जुन को फोन करती है और वो उससे कहती है, अरे अर्जुन बेटे, कैसे हो? मामी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? आज कैसे फोन किया आपने? अरे तुम सबकी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अर्जुन, तुम खुशखबरी कब देने वाले हो? दे दूंगा ना मामी, इतनी भी क्या जल्दी है। सबकी तबीयत कैसी है? सबकी बहुत अच्छी तबीयत है मामी। अच्छा अर्जुन, मैं फोन रखती हूँ। माँ को बताना कि मामी का फोन आया था। जी मामी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है। अर्जुन के मन में भी अभी बच्चे की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्जुन सिया से, सिया, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? जी मुझे भी अब लगता है कि हमें भी एक बच्चा होना चाहिए। सच? हाँ, अर्जुन और सिया बच्चे के लिए बहुत आस लगाकर बैठते हैं, मगर उन्हें 1 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। बेटे, मुझे लगता है कि तुम दोनों अस्पताल में जाकर चेकअप करवा के आओ। ठीक है माँ, हम दोनों कल ही अस्पताल जाकर आते हैं। अगले दिन अर्जुन सिया के साथ अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर सिया का चेकअप करती है। सिया के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। सिया
और मिस्टर अर्जुन, आप दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर सिया के मोटापे के कारण प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही। सिया, आप अपना वजन थोड़ा कम कीजिए, फिर आपको जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जी डॉक्टर। आप जैसे बताएंगी ना डॉक्टर, मैं वैसा ही करूँगी। सिया, तुम्हें फास्ट फूड खाना कम करना पड़ेगा और चॉकलेट खाती होगी तो तुम्हें ये सब चीज़ें खाना बंद करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। डॉक्टर सिया को दवाइयाँ लिख कर देती है। अर्जुन और सिया दवाइयाँ लेकर घर चले आते हैं। अब निर्मला घर आए हुए अर्जुन और सिया से पूछती है कि अरे अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ सिया के थोड़े से मोटापे के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अरे बहू, थोड़ा वजन कम करो। अब तुम्हें खुद की खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मैं अब चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ सिया, इससे तुम्हारा वजन पहले जैसा ही हो जाएगा। जी। ऐसा कहकर सिया किचन में काम करने चली जाती है। अब वो खुद के खाने के लिए अलग से खाना बनाया करती थी। उसी दिन से सिया खुद के खाने पीने की आदतों में बदलाव लाती है और यही बदलाव उसका मोटापा दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिया पहले जैसे स्वस्थ और पतली हो जाती है। अब सिया ने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका वजन भी कंट्रोल में आ गया था। कुछ दिनों बाद सिया डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि सिया, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैडम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये खुशखबरी माँ जी को बताती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी। सिया ने उसकी सास निर्मला को फोन लगाया। तभी सिया, माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रही हो सिया? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ सिया, तुम घर पर जल्दी आओ। जी माँ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सिया फोन रख देती है। अब अस्पताल से सिया जल्दी घर चली जाती है। घर आकर उसकी सास उसका अच्छी तरह से स्वागत करती है और उसका मुंह मीठा करती है। अब सिया और अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके घर एक नया मेहमान आने वाला होता है और उसी के साथ सिया का जो चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई थी वो भी छूट गई थी। अब वो हमेशा अच्छा खाना खाया करती थी और खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ का अतिरिक्त सेवन अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अच्छी आदतों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।